नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज हम और पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपके पशु परिचर का जो नया सिलेबस था उस पर आधारित है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में और आपकी संपूर्ण साइंस का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि मैंने जितने भी प्रश्न इस वीडियो के अंदर शामिल किए हैं वो आपके सिलेबस पर आधारित है, जिनमें मैंने प्रमुख रूप से और जो टॉपिक कवर किए हैं उनमें से है मानव रोग और विटामिन से, खनिज लवण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु और दोस्तों प्रकाश की से संबंधित प्रश्न है, जितने लाइट से अपने और जो भी आपके सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं वो सभी टॉपिक्स मैंने इस वीडियो के अंदर शामिल किए हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपका साइंस का ओवरऑल रिवीजन हो जाएगा और इस वीडियो के अंदर से और प्रश्न आने की अति प्रबल संभावना है। तो एक एक प्रश्न को बड़े ध्यान से देखिए और उनके साथ जो मैं अतिरिक्त व्याख्या करूँगा उसे भी आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों इस चैनल पर मैंने और पशु परिचर भर्ती के लिए और 25 से ज़्यादा मॉडल टेस्ट पेपर भी करवाए हैं, जो कि आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। मैंने सामान्य विज्ञान और पशुपालन संबंधित और राजस्थान जीके एवं इंडियन एवं और राजस्थान करंट अफेयर की भी और लेटेस्ट वीडियो मैंने अपलोड की हैं, तो आप इस वीडियो के बाद में उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है, जीव विज्ञान का पिता या विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है अरस्तु। दोस्तों अरस्तु को और जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगर दोस्तों हम अरस्तु की बात करें तो ये इन्हें ही और सामाजिक विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है अवतल लेंस। दोस्तों निकट दृष्टि दोष से पीड़ित जो व्यक्ति है उसको दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। दोस्तों अगर इसे रोग के उपचार के लिए हम और अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और इस रोग की बात करें तो इसे हमें मायोपिया के नाम से जानते हैं। भाई अगर दोस्तों दूर दृष्टि दोष की बात करें तो उसमें पास की वस्तुएं और स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं और उसके उपचार के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और उस रोग को हम हाइपर मेट्रोपिया के नाम से जानते हैं। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, किसी लेंस की क्षमता उसके निर्धारित की जाती है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो लेंस की क्षमता होती है उसे किस में मापा जाता है। दोस्तों इसमें ये जितने भी प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो सभी आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, जिनमें मैंने हर टॉपिक से और प्रश्न उठाए हैं। तो दोस्तों आज का इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और डायोप्टर के द्वारा। दोस्तों किसी भी लेंस की क्षमता और डायोप्टर के द्वारा मापी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है लाल रंग। दोस्तों जो लाल रंग होता है इसकी जो तरंग दैर्घ्य है, जिसे हम वेव लेंथ के नाम से भी जानते हैं, वो सर्वाधिक होती है। अगर दोस्तों हम तरंग दैर्घ्य की बात करें तो तरंग दैर्घ्य का मतलब कोई भी प्रकाश और कितनी दूरी तक और ट्रेवल कर सकता है, तो उसे हम वेव लेंथ अथवा तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो जो दोस्तों लाल प्रकाश होता है वो और अत्यधिक दूरी तक और ट्रेवल कर सकता है। वहीं अगर दोस्तों सबसे कम तरंग दैर्घ्य की बात करें तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य हमें और बैंगनी कलर की देखने को मिलती है। तो लाल रंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी के कारण और जितने भी यातायात के संबंधित जो लाइटें हैं उनमें लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह रंग और दूर से ही हमें दिखाई दे जाता है। इसका जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और न्यूटन। दोस्तों न्यूटन के द्वारा और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया था। अगर दोस्तों हम इस सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत के अनुसार इस ब्रह्मांड के अंदर किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उनके भी मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती व उनके दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो दोस्तों न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों न्यूटन के अंदर द्वारा ही और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, किस यंत्र के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है?
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है लैक्टोमीटर। दोस्तों लैक्टोमीटर के द्वारा ही और दूध की शुद्धता का निर्धारण किया जाता है। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस चैनल द्वारा आपको इसी प्रकार की वीडियो देखने को मिलेगी और आपकी सफलता में और इस चैनल की बहुत बड़ा जो भागीदारी है वो होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, गुब्बारे में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है हीलियम। दोस्तों जो हीलियम जो गैस होती है उसे गुब्बारों में भरा जाता है। अगर दोस्तों इसे गुब्बारों में भरे जाने का जो प्रमुख कारण है दोस्तों वो है ये अत्यधिक हल्की होती है, जिसके कारण यह ऊपर जाने में और सक्षम होती है। तो हीलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हीलियम का ही प्रयोग, हीलियम और का प्रयोगी जो गोताखोर होते हैं दोस्तों वो ऑक्सीजन के मिश्रण के साथ हीलियम का प्रयोग करते हैं, जो कि पानी के अंदर और तैरने जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, किस रोग से प्रतिरक्षा के लिए BCG का टीका दिया जाता है? दोस्तों इस वीडियो के अंदर जितने भी प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो सभी आपके पैटर्न पर, जो आपका एग्जाम का पैटर्न है उस पर आधारित है। तो मानव रोग से जो ये प्रश्न है वो मैंने लिया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है टीबी। दोस्तों जो टीबी होता है जिसे हम ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जानते हैं, उसके उपचार के लिए और BCG का टीका लगाया जाता है। अगर दोस्तों हम टीबी रोग की बात करें तो यह जीवाणु से होने वाला एक मुख्य रोग है, जिसे क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग और हल्का सा पीला होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है यूरोक्रोम। दोस्तों यूरोक्रोम के कारण और मूत्र का रंग थोड़ा हल्का पीला हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, लार की प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और क्षारीय। दोस्तों जो लार होती है उसकी जो प्रकृति होती है सामान्यतः वो क्षारीय होती है, जबकि खाना खाने के बाद इसकी प्रकृति अम्लीय भी हो जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, ब्लीचिंग पाउडर या ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है CaOCl2। दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड जो इसका, और जो ब्लीचिंग पाउडर होता है जिसका प्रमुख रूप से उपयोग और जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, वो इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है धोबन सोडा। दोस्तों जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसे हम धोबन सोडा के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसके सूत्र की बात करें तो NaOH इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, सोनोग्राफी में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है पराश्रव्य तरंगों। दोस्तों सोनोग्राफी में और पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, डायनासोर किसकी केसरूपी वर्ग से संबंधित है? अर्थात दोस्तों जो प्राचीन काल में करोड़ों वर्ष पहले हमारी पृथ्वी पर जो डायनासोर पाए जाते थे वो और किस वर्ग से संबंधित है ये हमको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है और सरीसृप। दोस्तों जो डायनासोर होते हैं वो रेप्टाइलिक वर्ग यानी सरीसृप वर्ग से संबंधित थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, बर्फ जल में तैरता है क्योंकि? दोस्तों जो बर्फ होता है वो जल में क्यों तैरता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। दोस्तों बर्फ का घनत्व और जल के घनत्व से कम होने के कारण और बर्फ और जल की सतह पर तैरता है। अगर दोस्तों हम बर्फ की बात करें तो इसका जो 1/10 हिस्सा है यानी कि दोस्तों वो हमेशा और जल के बाहर रहता है, यानी कि कुल 10 हिस्से में से और 1 हिस्सा हमेशा जल के बाहर रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है,
किसी यंत्र के द्वारा और वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। दोस्तों जो वायुमंडलीय दाब होता है, जिसे हम इन्वायरमेंटल प्रेशर होते हैं, उसे किस द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है बैरोमीटर। दोस्तों बैरोमीटर के द्वारा और वायुमंडल दाब का मापन किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, रेफ्रिजरेटरों में कौन सी गैस शीतलन के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है फ्रीऑन। दोस्तों जो फ्रीऑन होती है वो प्रमुख रूप से, और जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, जो फ्रीज होते हैं, उनमें और शीतलन के लिए प्रयोग की जाती है। दोस्तों अगर इस गैस की बात करें तो इस गैस से और जो हमारे वायुमंडल की ओजोन परत है उसका क्षय भी होता है। तो यह और हमारे वायुमंडल के लिए बहुत ही खतरनाक गैस है। अगर दोस्तों वर्तमान समय की बात करें तो हीलियम के इसके फ्रीऑन के स्थान पर और दोस्तों और हीलियम का प्रयोग भी किया जाने लगा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है? यानी कि ऐसा कौन सा मेटल है जिसे हम फ्यूचर मेटल के नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है टाइटेनियम। दोस्तों जो टाइटेनियम धातु है, जो अत्यधिक मूल्यवान धातु है, उसे हम भविष्य का धातु कहते हैं। अगर दोस्तों इसे भविष्य का धातु इसलिए कहा जाता है क्योंकि आने वाले समय में इसका जो उपयोग है वो अत्यधिक किए जाने वाला है और ये अत्यधिक महंगा धातु है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है हीरा। दोस्तों हमारी पृथ्वी और सबसे जो कठोरतम पदार्थ पाया जाता है दोस्तों, वो है हीरा। अगर दोस्तों हम हीरे की बात करें तो यह कार्बन का एक क्रिस्टलीय रूप है। तो दोस्तों इसका हीरा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, हमें और भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों से हमें देखने को मिलता है, उसी से ये प्रश्न पूछा गया है कि लोहे में जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होने वाला है और भार बढ़ जाता है। दोस्तों जो लोहा होता है उसके अंदर जब जंग लगती है तो उसमें और भार बढ़ जाता है। अगर दोस्तों लोहे में जंग लगने की बात करें तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है जिसे दोबारा पुनः और नहीं किया जा सकता है। यानी कि कभी भी हम और जंग को लोहे में परिवर्तित नहीं कर सकते। अगर दोस्तों हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों की विशेषताओं की बात करें तो जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो दोबारा से परिवर्तित उसके जो मूल रूप होता है उसमें उन्हें किसी भी वस्तु को लाया जा सकता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं किया जा सकता है। अगर दोस्तों हम जंग की बात करें तो इसका जंग का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, वो होता है Fe2O3। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है हमारा विटामिन से, और ये पूछा गया है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है विटामिन बी और सी। दोस्तों जो विटामिन और बी और सी और हमें जल में घुलनशील देखने को मिलते हैं, जबकि जो अन्य विटामिन है जिसमें ए विटामिन आ गया, डी विटामिन आ गया, ये हमें और वसा में घुलनशील देखने को मिलते हैं। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है अस्थि मज्जा। दोस्तों हमारे शरीर की जो अस्थि मज्जा होती है उसके अंदर और लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। अगर दोस्तों अस्थि मज्जा की बात करें तो इसे बोन मैरो के नाम से भी जाना जाता है। अगर दोस्तों हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के अंदर और जो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण उनके यकृत में होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, किस विटामिन की कमी के कारण और जनन क्षमता में कमी होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है विटामिन ई। दोस्तों जो विटामिन ई होता है इसकी कमी के कारण और हमारे मनुष्य के और जो जनन क्षमता है उसमें कमी हो जाती है। अगर दोस्तों विटामिन ई की बात करें तो इसे सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, दूध के फटने से कौन से अम्ल का निर्माण होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है लैक्टिक अम्ल। दोस्तों जब दूध फटता है तो उससे लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। अगर दोस्तों हम दूध से और दही में बदलने का जो प्रमुख कार्य है वो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के द्वारा किया जाता है।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, हृदय के विकार का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। दोस्तों हृदय के अंदर रोग का पता लगाने के लिए हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है प्लीहा। दोस्तों जो प्लीहा होता है हमारे शरीर का वो मलेरिया रोग में प्रमुख रूप से प्रभावित होता है। दोस्तों अगर मलेरिया रोग की बात करें तो ये एक अत्यधिक और ख़तरनाक बीमारी है जिससे हमारे शरीर में और अत्यधिक बुखार आ जाता है और हमारे हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, और यह मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण और हमारे शरीर के अंदर फैलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमको बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, हमारे शरीर में किसकी कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है इंसुलिन। दोस्तों हमारे शरीर के अंदर और इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण और मधुमेह रोग होता है। अगर दोस्तों हम मधुमेह रोग की बात करें तो ये अग्नाशय जो ग्रंथि होती है दोस्तों उसकी बीटा कोशिकाओं द्वारा और इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। जब दोस्तों हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में और इंसुलिन हार्मोन नहीं बन पाता है तो हमारे शरीर में और मधुमेह रोग हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, प्राय स्तनधारियों में कितने अकक्षीय हृदय क्या पाए जाते हैं। दोस्तों जो स्तनधारी होते हैं उनमें कितने कक्षीय जो उनका हृदय वो पाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है 4। दोस्तों स्तनधारियों में और 4 कोषीय हृदय पाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, दांतों एवं हड्डियों में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है कैल्शियम और फास्फोरस। दोस्तों जो मानव की दांत और हड्डियां होती है वो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है 206। दोस्तों एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं, जबकि एक बच्चा होता है उसके शरीर में लगभग 300 से 310 हड्डियां पाई जाती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, कौन सा मानव शरीर की हड्डियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है टेंडन। दोस्तों जो हड्डी और पेशियों को जोड़ने वाला वो होता है उसे हम टेंडन के नाम से जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, मानव शरीर में पाचन का उत्पादन किस अंग में संपन्न होता है। यानी दोस्तों जो पाचन की प्रक्रिया है वो मानव शरीर के किस अंग में होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है छोटी आंत। दोस्तों सर्वाधिक मनुष्य में जो पाचन की क्रिया है वो छोटी आंत के अंदर होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, मनुष्य के जीवन काल में कुल कितनी दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है 20। दोस्तों मनुष्य के जो 20 दांत है वो हमारी संपूर्ण उम्र में और 2 बार आते हैं। यानी अगर दोस्तों स्वस्थ मनुष्य की बात करें तो स्वस्थ मनुष्य में और 32 दांत होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है टाइलिन। दोस्तों जो हमारी लार होती है उसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो कि हमारे भोजन को लसलसा बनाता है और पाचन योग्य बनाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है पोटेशियम। दोस्तों पोटेशियम धातु और जो सोडियम धातु है वो जल के साथ है और अत्यधिक तेजी से अभिक्रिया करती है, इसीलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए और जो मिट्टी का तेल होता है उसके अंदर रखा जाता है।
दोस्तों इस प्रकार हमने और साइंस के अति महत्वपूर्ण और 35 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जिनकी आपकी पशु परिचर भर्ती के अंदर आने की प्रबल संभावना है। दोस्तों सारे ही क्वेश्चन आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल की सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस चैनल पर आपको पशु परिचर भर्ती की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।